मेरे साथ आज मौजूद हैं कैजात कापड़िया। कौन है ये कैजात कापड़िया? कैजात कापड़िया वो शख्स हैं जिन्होंने पूरे देश में पर्सनल ट्रेनिंग, जो हम जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, पर्सनल जो ट्रेनर होता है उसकी शुरुआत इस देश में करने वाले मिस्टर कापड़िया मेरे साथ हैं। कापड़िया जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? आज जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो उसे पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। इसकी शुरुआत देश में आपने किस तरह करी थी? क्या आपके दिमाग में आया था, क्या आपके दिल में आया था और कैसे शुरुआत हुई उसकी? जो भी कोई शुरुआत करता है उसको पायनियर बोलते हैं। और आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैंने पर्सनल ट्रेनिंग की शुरुआत की, तो ये मैं ज़रा करेक्ट करना चाहूँगा कि मैंने पर्सनल ट्रेनिंग की शुरुआत मैंने नहीं की। ये आइडिया जो था वो हमारे देश के जो फादर माने जाते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के, जिन्होंने सब कुछ चालू किया, मधुकर तलवलकर जी, आपने तलवलकर का तो नाम सुना होगा। जी जी बिल्कुल। तो मधुकर तलवलकर जी जो एक्चुअली तलवलकर को इस्टेब्लिश किया एज अ ब्रांड, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक पर्सनल ट्रेनर बनूँ। तो सोच तो उनकी थी और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा मैंने उठाया। और हाँ, ये कह सकते हो कि पूरे देश में पहला प्रोफेशनल पर्सनल ट्रेनर जो है वो आप कह सकते हो कि वो मैं हूँ। वो आप हैं। मगर वो पहला चांस प्रोफेशनल पर्सनल ट्रेनर बनने का जो चांस है वो मधुकर जी ने मुझे दिया था। आपको कैसा लगा कि आप कैसे मान रहे थे कि आप सक्सेस होंगे, पर्सनल ट्रेनर की ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, कई आपके स्टूडेंट्स होंगे? ये सब तो बिल्कुल सोचा नहीं था। एक्चुअली ये जो प्रोफेशन है, आदमी प्रोफेशन को चूज़ नहीं करता, प्रोफेशन आदमी को चूज़ करता है। एटलीस्ट ये तो मैं आपको कहूँगा कि जो भी सक्सेसफुल होता है कोई भी लाइन में, तो ये सही रहता है। जब हम प्रोफेशन चूज़ करने जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि भाई इंडस्ट्री में स्कोप है या नहीं है, तब गलत जाते हैं। अब एक चीज़ जो मेरे में थी वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिटनेस साइंसेस, एक लीनिंग, एक इंक्लिनेशन बोल सकते हैं। भेजा अच्छा चलता है, कोई लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स में भेजा अच्छा चलता है, कोई लोगों का बिज़नेस में भेजा अच्छा चलता है, धंधे में चलता है, फाइनेंस में चलता है। ये एक टैलेंट होती है। हम टैलेंट को समझते हैं एज अ सिंगिंग टैलेंट किसी को है, ड्राइंग का टैलेंट किसी को है, हिसाब रखना भी एक टैलेंट है, फिगर्स को समझना एक टैलेंट है। पर कापड़िया जी, आपको ये पता है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ हर आदमी सस्ता मांगता है, सस्ता चाहिए उसे, पैसा खर्चा नहीं करता है वो। तो उसकी शुरुआत हुई तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आपको ट्रेनर चाहिए तो आपको पैसे देना होंगे। अब उस ज़माने में तो लोग कहाँ पैसे देते हैं, आज भी तो लोग सस्ता ढूंढते हैं। इसीलिए मैं ये वापस दोहराना चाहता हूँ कि भाई अपॉर्चुनिटी कोई देना ये बहुत बड़ी बात है। और मधुकर तलवलकर जी जो इंडस्ट्री के जो बिगिनिंग जो स्टार्ट किया उन्होंने, तभी तो इंडस्ट्री थी भी नहीं, तभी फिटनेस इंडस्ट्री तलवलकर से शुरू होती थी और तलवलकर से ख़त्म होती थी। अब उनके संपर्क में देश के बहुत बड़े बड़े लोग थे जो उनके पास जाते थे कि भाई हमारे फिटनेस के लिए कुछ करिए, कोई हमारे घर पे आएगा सिखाने के लिए। तो मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो मधुकर तलवलकर जी ने दिया वो है द बजाज इंडस्ट्रियल फैमिली। तो मेरी स्टार्ट ही हुई थ्रू इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इंडस्ट्रियल फैमिलीज़। तो अफोर्डेबिलिटी की तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो आप ये मानिए कि मधुकर तलवलकर जी ने मेरे को जो अवसर दिया, जो अपॉर्चुनिटी दी, वो तो उठा के सीधे टारगेट मार्केट में डाला मुझे। जिन लोगों को पर्सनल अटेंशन, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए था, जिन लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग घर पे चाहिए था, जिन लोगों के लिए बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो साउथ मुंबई, जो मुंबई का सबसे रिच एरिया है, वहीं मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई थ्रू मधुकर जी। अपॉर्चुनिटी दी और मैं तो वो अपॉर्चुनिटी तो मैं लेने ही वाला था, बिकॉज और कुछ जानता नहीं था, बस फिटनेस एक्सरसाइज सिखाना ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। तब तक तो लोगों को सिखाता था, मेरी नीड थी, मेरी गरज थी कि किसी को करेक्ट करे, जो भी नॉलेज मेरे पास है। ये नहीं कि लोगों को मदद करना है एक्चुअली, मगर जैसे मैं नॉलेज गेन करते गया वैसे जो रिस्पेक्ट थी मेरी एक्सरसाइज साइंस के लिए, तो अगर कोई गलत कर रहा है वो मुझे ऑलवेज़ अनसेटल करता था कि भाई ये ऐसा मत कर, ऐसे कर। और बहुत से लोग इरिटेट हो जाते थे, बहुत से लोग शायद वो अप्रिशिएट भी नहीं करते थे कि मैं इतना करेक्ट करता हूँ। और अभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जहाँ पे मैं लोगों को सिखाऊंगा, करेक्ट करूँगा और उन लोग पैसे भी देंगे। तो मैं तो खुशी से चला गया उधर। और वहाँ पे भी अभी ये फर्स्ट क्लाइंट मुझे दिया, वो भी एक बहुत ही अहम क्लाइंट दिया।
और फिर मेरी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं थी, बस वो एक क्लाइंट मेरे लिए सबसे अहम था। पूरा का पूरा 100% एफर्ट डाल देता हूँ मैं, और जिस एंथुजियाज्म से सिखाता तो वर्ड ऑफ माउथ तो होना ही होना है। पर कपड़े जी, क्या इस देश में कई लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, करते भी हैं, पर्सनल ट्रेनर ज़रूरी क्यों है? कोई आदमी अफोर्ड कर पाता है, कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। गरीब के लिए पर्सनल ट्रेनर नहीं है, मध्यम वर्गीय के लिए पर्सनल ट्रेनर नहीं है, क्या अमीरों के लिए? आपने भी शुरुआत करी तो एक ऐसे व्यक्ति से करी जो बजाज का मालिक, मतलब इस देश में कुछ ही हस्तियाँ हैं, उसमें से एक बजाज साहब भी हस्ती मानता हूँ मैं। पर एक गरीब को अपनी बॉडी बनाने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है। एक मध्यम वर्गीय भी चाहता है कि मेरी बॉडी बने, मैं सुंदर दिखूँ। अब वो आपको देखेगा, जब आपकी बात सुनेगा कि आपने बजाज साहब को पहले ट्रेनिंग दी, तो वो आपसे घबरा जाएगा कि कापड़े जी मेरे लिए नहीं, वो बड़े लोगों के लिए हैं, अमीरों के लिए हैं। नहीं, ये बात मेरे हिसाब से थोड़ी सोशलिस्टिक है। वैसे तो जब पैसे की बात आती है, द बेस्ट थिंग्स, अच्छा गाइडेंस, वो चीप क्यों हो? अब जो आदमी मध्यम वर्गीय है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है। अब क्या उसका हक नहीं बनता गाड़ी पे? क्या उसका हक नहीं बनता प्राइवेट कार पे? तो वैसे तो हक की बात की जाए तो हर आदमी सक्सेसफुल होके अच्छी चीज़ पाता है लाइफ में। यही तो है कैपिटलिज्म बेसिकली। और जब हमको कोई अच्छी चीज़ चाहिए, ऐसे भी हैं कि अपर मिडिल क्लास के लोग अभी आप देखिए, मैंने ज़रूर चालू किया वहाँ से, मगर अभी हर अपर मिडिल क्लास के पास स्पेंडिंग पावर है, और वो स्पेंडिंग पावर कहाँ पे वो खर्चा करेगा? जहाँ पे प्रायोरिटी है। तो मैंने तो देखा है अभी मैनेजर्स हो, जनरल मैनेजर्स हो कंपनी के, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हो, उन लोग भी पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। कपड़े जी, क्यों, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि व्यक्ति एक्सरसाइज क्यों करता है? क्या मिलता है उसे? जब हम इस चीज़ का सर्वे करते हैं तो हमें चीज़ें सामने आती हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत परेशान है, या उसे दिन भर का गुस्सा निकालना है इसलिए एक्सरसाइज करना है, किसी को अपनी बॉडी बनाना है इसलिए एक्सरसाइज करता है। तो उसका क्या मानते हैं, रीज़न क्या है, क्यों लोग एक्सरसाइज करते हैं? आपके सामने क्या आता है जो लोग मिलते हैं आपसे? तो जो पहली बात आपने कही है, तो काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि भाई स्ट्रेस निकल जाता है, डिप्रेशन है या टेंशन है लाइफ में, तो वर्कआउट करने से वो टेंशन निकल जाता है। एक बायोकेमिकल रीज़न भी है उसके लिए। हमारे शरीर में जब हम एक्टिविटी करते हैं तो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स, जिससे एक खुशी की स्टेट आ जाती है वर्कआउट से। मगर मेरा ये मानना है कि अगर वो चीज़ पे अगर आप एडिक्ट हो गए कि भाई सिर्फ स्ट्रेस को भगाने के लिए आप एक्सरसाइज करते हो, तो कोई भी एडिक्शन जो है वो बुरी रहती है। मेरा मानना ये है, अभी मैं हमेशा फैक्ट्स बात करता हूँ, मगर जब भी मैं कोई विचारधारा के बारे में बात करता हूँ तो आप यही मान लीजिए कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा ये मानना है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए ओनली टू इम्प्रूव फिज़िकल परफॉर्मेंस। आदमी की खुद की फिज़िकल क्षमता बढ़नी चाहिए, और उससे भी काफ़ी टेंशन्स कम हो जाती हैं। एक इंडिपेंडेंस आ जाती है जब आदमी फिज़िकली केपेबल होता है। जब फिज़िकल कैपेबिलिटी नीचे जाती है, जो एज के साथ जाती है, वो यूथ को कायम करना या यूथ को प्रिजर्व करना बहुत बड़ी बात है। और वो दैट शुड बी द मेन रीज़न, नॉट कि भाई टेंशन भगाने के लिए। जब लोग टेंशन भगाने के लिए करते हैं तो लोग 3-3, 4-4 घंटे वर्कआउट करते हैं। हर जिम जो मैंने चलाया है उसमें ऐसे आपको 2-3 क्लाइंट मिल जाएंगे जो 8-8 घंटे बिताते हैं जिम में। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जब ये लोगों के साथ आप बात करो, आपको मालूम पड़ेगा कि उनके लाइफ में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। इसका मतलब ये कि शराब की बोतल नहीं, मगर उन्होंने जिम चूज़ किया है गम भुलाने के लिए। और जितनी खराब शराब है उतना ही ख़राब बॉडी के लिए है जब ये एक्सरसाइज इस लेवल तक जाता है कि भाई कोई आदमी 8-8 घंटे करे, सर्दी ज़ुकाम हो, ताप हो तो भी आएगा, फीवर में भी आएगा, क्योंकि उसको नींद नहीं आती अगर वर्कआउट नहीं किया। तो ये बहुत अच्छे नज़रिए से देखा जाता है। सोशल सैंक्शन है, सोशल टैबू नहीं है। तो अगर कोई 8 घंटे वर्कआउट कर रहा है तो वो हार्ड वर्किंग है, अगर कोई शराब की बोतल कंज्यूम कर रहा है तो वो अल्कोहलिक है, तो स्टिग्मा है। कपड़े जी, एक 10 साल का लड़का भी आज अपनी बॉडी बनाना चाहता है, एक 50 साल का व्यक्ति भी, 50 साल का आदमी भी अपनी बॉडी बनाना चाहता है। एज फैक्टर क्या काम करता है इसमें? जो 10 साल का बेटा है, उसके घर वाले उससे बोलते हैं बेटा बहुत छोटे हो अभी, थोड़े बड़े हो जाओ फिर तुम जिम जाना।
वो 50 साल का जो व्यक्ति एक्सरसाइज करने की बात करता है उसके घर वाले बोलते हैं कि आपकी एज नहीं है ये, अब मत करिए, फिर कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो एक तो एक्सरसाइज की रियल एज क्या है, कब से कब तक आदमी को एक्सरसाइज करना चाहिए, एज फैक्टर की बात कर रहा हूँ। चलिए बच्चे की लीजिए बात जी। ओके, अगर 10 साल का बच्चा वर्कआउट नहीं करना चाहता, फोर्स मत करो। नहीं, वो करना चाहता है। नहीं हुई तो मैं इसके ऊपर फोर्स मत करो उसको। अगर नहीं करना चाहता तो फोर्स मत करो। ज़िंदगी भर एक्सरसाइज के लिए डिसलाइक बैठ जाएगी उसके दिमाग में। अगर करना चाहता है तो 8 साल भी है तो रुको मत। इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि वो 8 साल का बच्चा भी करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं। ये जो मिथ्स हैं वो हम अलग से लेंगे, हाइट के ऊपर लेके मिथ्स आती हैं, तो उसकी वो मिथ की भी फाउंडेशन क्या है, क्यों वो गलत फहमी है, साइंस क्या कहता है उसके मामले में, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। मगर एक सिंपल क्वेश्चन है, गलत है? नहीं, गलत नहीं है। 10 साल का बच्चा भी कर सकता है। और अगर 10 साल का बच्चा फिटनेस के लिए अवेयर हो जाता है, नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छी बात है। स्कूल कॉलेज में जाके बाद में बढ़कर जो वाइसेस रहते हैं, जो सोशल प्रेशर रहता है कि भाई आप स्मोक करो, आप ड्रिंक करो, वो भी नहीं होगा उसको, बिकॉज उसके पास एक और एक पैशन है जो खुद की बॉडी को सेहत बनाना। 50 साल का आदमी, जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है वैसे फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज की अहमियत बढ़ती जाती है। 50 साल के आदमी को बोलना कि भाई आप मत करो, फर्स्ट ऑफ ऑल 50 वो ओल्ड एज नहीं है, ओल्ड एज बन गया है। आजकल तो 40 की उम्र में भी लोग बोलते हैं मेरी उम्र हो गई है। तो ये डेफिनेटली 50 साल का आदमी अगर है तो 110% उसको करना ही चाहिए। अभी आप देखो एक खास बात जो आपने कही, बच्चे को लोग बोलते हैं तेरी उम्र नहीं है, 50 साल के आदमी को नहीं, बोलते हैं तेरी उम्र हो गई। उसका कारण है, हाँ, जब हम सुनते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किसी के नी प्रॉब्लम हो गया, किसी को बैक प्रॉब्लम हो गया, तो माता पिता घबराते हैं, डरते हैं कि अभी से ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जितने भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, ये हमने बहुत प्रैक्टिकली देखा है। चाहे वो लॉन टेनिस खेल रहा हो, चाहे वो स्क्वैश खेल रहा हो, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा हो, उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम बॉडी में जरूर रहती है। तो एक माता पिता तो घबराते हैं, वो टेंशन रहता है कि उनको अभी से अगर ये चले गया, और अभी से फिर दूसरा जो 10 साल का बच्चा होता है उसको 2-2, 3-3 घंटे एक्सरसाइज करनी है, उससे आधे एक घंटे भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, उससे तो बॉडी बिल्कुल 2 महीने में 3 महीने में बनानी है। बॉडी गंवानी तो नहीं है। 10 साल के बच्चे को जब हम मोटा देखते हैं, वो पेरेंट्स को कोई फिक्र नहीं है कि ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस 10 साल की उम्र में चालू हो रही है। उनको हम लड्डू खिलाते हैं, हम प्यार से ज़्यादा आइसक्रीम देते हैं, पिज़्ज़ास देते हैं, मैकडॉनल्ड्स लेके जाते हैं, ये सारी चीज़ें उनके मायने में सही हैं। मगर कोई लड़का अगर मेहनत करना चाहता है, उसके बॉडी को सुधारना चाहता है, तो वो गलत। और रही बात एक्स और पेन्स की, जो पेरेंट्स घबरा रहे हैं कि ये लड़का तो अभी चालू करेगा, उसके जोड़ों में दर्द होगा, क्या उनके जोड़ों में दर्द नहीं है? वो तो खलास हो गए हैं, उनके हर जोड़ों में दर्द है। अगर हम पॉपुलेशन को ले, 10% लोग एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी, आपके हिसाब से 90% लोग जो नहीं कर रहे हैं वो हेल्दी हैं, उनके जोड़ों में दर्द नहीं है। आज डॉक्टर के पास जो लोअर बैक पेन और नी पेन के पास साथ लेके जाता है, वो क्या वर्कआउट करने वाला आदमी है? 100 में से 99 लोग हैं जो वर्कआउट नहीं करते हैं, जो डॉक्टर के पास जाते हैं पीठ दर्द के साथ, नी पेन के साथ। कापड़ जी, हमारे देश में आज भी आम आदमी को, आम व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसे खाना क्या है। सही है। जो डाइटिशियन मिलता है, जो फीस लेता है, जो उन्हें जैसे समझाता है, वो वैसे ढल जाते हैं। बराबर। आप एक एक्सपर्ट हैं, आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए क्या क्या खाना ज़रूरी है। कई भ्रांतियाँ हैं खाने को लेकर के, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कभी फास्ट फूड का विरोध होता है कि फास्ट फूड नहीं खिलाना चाहिए, कभी कोई कहता है घी नहीं खिलाना चाहिए, कभी कोई कहता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, कभी कोई कहता है कि अंडा नहीं खाना चाहिए, कभी कोई कहता है पराठा नहीं खाना चाहिए, कभी कोई कहता है रोटी नहीं खाना चाहिए। तो आज भी एक आम आदमी आज भी इतना एडवांस हो गया है, इतने एडवांस लोग बैठे हैं, उसके बाद भी भ्रमित है। जो खाओ उसे डर लगता है कि मेरा इससे फिर वेट बढ़ जाएगा। तो आदमी को खाना क्या चाहिए, क्या मानते हैं आप? कई लोग ऐसे भी हैं, सुबह खाना खाते हैं, रात तक नहीं खाते हैं, उनका वेट नहीं बढ़ता है। कई लोग ऐसे हैं, सुबह खाते हैं, रात तक को फिर जब खाते हैं तो उनका वेट और बढ़ जाता है। तो एक तरफ एक डाइटिशियन कहता है कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, आपने एकदम से इतना लंबा रेस्ट ले लिया इसलिए आपका वेट बढ़ रहा है। और दूसरा एक वही आदमी जिसका वेट नहीं बढ़ता है, वो कहता है तो मैं सिस्टम पे चल रहा हूँ तो मेरा तो आज तक वेट नहीं बढ़ा।
न्यूट्रिशन के बारे में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो साइंस सिखाया जाता है कॉलेजेस में वो साइंस ही गलत है। और हाँ, साइंस गलत जा सकता है। जो फैक्ट्स लिखे जाते हैं टेक्स्ट बुक में वो शायद फैक्ट्स नहीं हैं। एक सिंपल चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि ये आप देख रहे हो कि फ़िटनेस की अवेयरनेस कितनी बढ़ रही है। अगर आप मेरा इंटरव्यू अभी 3-4 साल से एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बाकी इस पूरे देश में अगर मोटापा है हमारे इंडिया में तो सबसे ज़्यादा मोटापा है। यूएस के बाद अगर नाम आता तो इंडिया का नाम तो मैं अबाउट 20 साल का दौर लूँगा मैं, बिकॉज मुझे तो इंडस्ट्री में 20 साल हो गए। 20 साल में हर साल अवेयरनेस बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। ओके, 20 साल में जो फ़र्क आया इसीलिए मैं भी मेरा करियर बना पाया हूँ, नहीं तो करियर बनता नहीं। अब ये 20 साल में फिटनेस इंडस्ट्री बहुत आगे गई, बहुत फिटनेस प्रोफेशनल्स आगे, एडवांस भी। ओके, बहुत लोगों ने जिम ज्वाइन किया और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उसके साथ साथ मोटापा भी बढ़ता गया है। बिल्कुल बढ़ता है। कोई कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट रेट जो है मोटापे का वो बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, शुगर का। तो हेल्थ फिटनेस अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और मोटापा और डायबिटीज़ जो घटना चाहिए वो भी बढ़ता जा रहा है, दुगना। अब ये कोई भी एक सेंसिबल आदमी अगर ये एनालाइज करे डेटा को तो बोलेगा कि भाई जो बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस बन के हेल्दी चीज़ें खाना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो जो एडवाइस दी जाती है वो सुन रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, मगर फ़ायदा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये कि अप्रोच गलत है। अब ये कोई मेरे से आर्ग्यू करे कि सर आप गलत बात कर रहे हो, तो मैं सीधे स्टेटिस्टिक्स ही दूंगा। जो लोग फिटनेस में एंगेज करते हैं, फिटनेस लाइफस्टाइल में एंगेज करते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, मोटापे की संख्या बढ़ रही है। अभी आप मेरे को बताओ अप्रोच गलत नहीं है? बिल्कुल अप्रोच गलत। अगर अप्रोच सही होता तो ये आपको इन्वर्स रिलेशनशिप मिलता, अवेयरनेस बढ़ेगा और मोटापा घटेगा। क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए? अब ये मेरे सेमिनार्स जो होते हैं न्यूट्रिशन के 8-8, 9-9 घंटे चलते हैं। विचारधारा बदलने के लिए इतना टाइम लगता है। जो कि ये प्रोग्राम है और आपने पूछा है तो मैं एक बहुत स्पेसिफिक टिप्स दूंगा। बिल्कुल। ओके, आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी में आपको हीरो मानता है। आम आदमी के लिए जो आपकी क्लास में नहीं आ पाएगा। नहीं, आते हैं क्लास में। आम आदमी भी आता है। रीच बढ़ रही है फिटनेस इंडस्ट्री की। आज अच्छे से अच्छे जिम्स आपको साल के 20,000 रुपये में मिलते हैं। अगर आप प्रायोरिटाइज करो तो इस पे खर्चा करोगे, मेडिकल बिल्स पे कम खर्चा करोगे। आज हॉस्पिटल्स में कितना खर्चा हो रहा है और वो आम आदमी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। आम आदमी नहीं बोल सकता है उसके लिए। हर 50 साल का आदमी, 60 साल का आदमी अपने बेटे के लिए लायबिलिटी बन जाता है। उसके हॉस्पिटल विजिट्स चालू हो जाते हैं। कितने टेस्ट करवाएगा? और ये जुड़ा हुआ है न्यूट्रिशन से। तो मेरा पहला टिप, और ये सारे टिप्स जो मैं दूंगा, मैं जो मेरे को एक्चुअली करवाना है वो नहीं करूंगा, बिकॉज वो प्रैक्टिकल नहीं है और उसके लिए बहुत काउंसलिंग लगती है। मैं मानता हूँ। पहला टिप, वीट के पदार्थ छोड़ दीजिए। वो मोटापे का संबंधित नहीं खाना चाहिए। ये सबसे बड़ा कारण है फॉर ओबेसिटी, डायबिटीज़। ओके, टेक्निकल रीजंस बताऊंगा मैं। वीट में जो स्टार्च है वो एमिलोपेक्टिन डोमिनेटेड है। वो स्टार्च का मॉलिक्यूल ब्रांच्ड है। वीट जो स्टार्च है उसकी डाइजेशन चालू होती है मुंह में, पेट में नहीं। वो जब पेट में जाता है ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड जाता है। उसकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है एमिलेज, वो सलाइवा में पाई जाती है। वीट इतना क्विकली डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में कि ब्लड शुगर को बहुत बढ़ा देता है। इंसुलिन जंप होता है हर वीट पर। होल वीट की बात कर रहा हूँ, मैदे की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं एक्चुअली होल वीट की बात कर रहा हूँ। जो मल्टीग्रेन आजकल एक नया यूजलेस है कम्प्लीटली, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए। ऊपर से कुछ तो भी राय डाल दिया तो कुछ मल्टीग्रेन हो गया। आपको ये भी पता होना चाहिए, इस देश में अगर कपाड़े जी आदमी रोटी नहीं खाएगा तो कैसे जिएगा? राइस खाओ। राइस भी खाना कुछ अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा है। आजकल कैसा हो गया है, हर डाइटिशियन की ब्राउन राइस खाइए। बट ब्राउन राइस खाने में हर्ज क्या है? वाइट राइस क्यों नहीं? तो वाइट राइस भी वीट से बेहतर है। अभी तो मैं ये प्रोग्राम के लिए मैं सिर्फ लेवल्स बता रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली सही कैसा खाना है वो नहीं बताऊँगा आपको, थोड़ा सुधार। और एक्चुअली मैं गेहूं से अच्छा
चावल। मैं मानता नहीं, ये फैक्ट है। जो मैं मानता हूँ और जो मैं बिलीव करता हूँ या जो मेरा ओपिनियन है वो तो मैं पहले से ही बताऊंगा कि ये ओपिनियन है। डॉक्टर आप है तो जो आप बोलेंगे वो लोग फॉलो करेंगे। बट एक फ़र्क रहता है, एक्सपर्ट को हमेशा कहना चाहिए ये मेरा ओपिनियन है, ये फैक्ट है। फैक्ट मेरा नहीं होता है, फैक्ट होता है। वीट बहुत क्विकली डाइजेस्ट होता है बॉडी में, गट में ट्रांजिट, जो आपकी स्टमक से ट्रांजिट होता है ब्लड स्ट्रीम में, बहुत क्विकली होता है। उससे मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारा हुआ था, वहाँ पे हमारा वीट का क्रॉप जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था। उसकी ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए उसकी हाइट को कम किया गया, ड्वार्फ वीट बोलते हैं उसको, ताकि जो वीट है वो विंड में ज़्यादा ब्रेक ना हो और क्रॉप का यील्ड बढ़ जाए। इससे भूख तो मिटाई गई, काफ़ी कंट्रीज़ को खाना मिला, अनाज मिला, मगर एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। और कौन सी टिप्स है आपकी? गेहूँ आपने जैसा कि बताया कॉमन चीज़ें। अब ये टिप जो है ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो मेरा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये धर्म के लिए हो सकता है, लव फॉर एनिमल्स के लिए हो सकता है, सारी बातें शरीर के लिए हाँ। ये नहीं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो जी, तो अगर लोगों ने आपको कहा है कि नॉन वेजिटेरियन फूड से आपको प्रॉब्लम्स होगी तो ये गलत कहा है। कहते हैं ना कि मटन खाता आदमी तो एकदम वेट बढ़ता है, तो मटन से वेट अच्छी होती है। मटन से वेट नहीं बढ़ता। मटन से बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, बहुत अच्छे फैट्स मिलते हैं बॉडी को। और जो मोटापे का कारण मटन बताते हैं या चिकन बताते हैं, कहाँ है हमारे देश में कंजम्पशन? जो चीज़ हमारे देश में सबसे कम कंज्यूम होती है उसको आप दोष दोगे मोटापे का? आज इंडियन नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हफ्ते में 2 बार खाता है नॉन वेज, वो भी एक खाने में, शायद डिनर में खाएगा। वो तो हैवी रहता है। तो हैवी रहता है तो अच्छा है। अभी ये चीज़ आप याद रखना, जो डाइजेशन के लिए वक्त लगता है, जो डाइजेशन के लिए काम होना पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करना पड़ता है, वो चीज़ें आपके ब्लड शुगर के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं। धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगी, धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, बॉडी संभाल पाएगी। जो चीज़ें लाइट होती हैं वो आपको भारी बनाती है। शराब वजन नहीं बढ़ाती, बियर वजन बढ़ाती है, ये क्या? भाई ये सब गलत है। बियर हो या शराब, बियर शराब नहीं है, अल्कोहल है। जो कि उससे बनी है इसीलिए वो तो शरीर फुलाती है। तो और क्या जो विस्की हम स्कॉच पीते हैं वो हमारा वजन नहीं बढ़ाता। बियर से वज़न नहीं बढ़ता, अल्कोहल से वज़न नहीं बढ़ता। बियर और अल्कोहल के जो दुष्परिणाम हैं वो अलग है। जो बियर के साथ चखना खाते हैं वो मोटा करते हैं लोगों को, बियर नहीं। पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बियर पीने वाले जर्मन्स हैं। फिट हैं, सबसे फिट तो जर्मन से। सबसे फिट तो होगी नहीं, मगर मोटापा कम है। और ये नहीं कह रहा हूँ कि बियर मोटापे को कम करता है, प्लीज़ वो मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बियर सेहत के लिए ख़राब है, वो हर बियर पीने वाला आदमी जानता है, वो एजुकेशन देना कोई ज़रूरी नहीं है। मगर बियर पे मोटापे का दोष देना, कुछ लोग क्यों पीते हैं बियर? मैं बहुत दुबला हूँ, मुझे बियर पीऊंगा तो मोटा पता है। और ये बहुत पता है कि इंजुरियस टू हेल्थ, इट इज, बट दैट इज हाउ। अभी देखिए, प्रोटीन पाउडर से लोग डरते हैं मगर बियर से नहीं। यही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो 20-25 साल इंडस्ट्री में गए हैं, मैं यही देखता हूँ कि जब फिटनेस को लेके कुछ बात होती है, लॉजिक सीधे विंडो के बाहर। लोग दिमाग नहीं यूज़ करते हैं। प्रोटीन पाउडर जो है सेफ, दूध का एक्सट्रैक्ट है, बहुत सेफ है, बहुत नेचुरल है। बियर लोग सेफ मानते हैं। और जब हम वेट गेन करना चाहते हैं, हम मसल को गेन करना चाहते हैं, ना कि फैट। कोई दुबला आदमी अगर चर्बी बढ़ जाए, उससे क्या उसकी सेहत, फिजिकल कैपेसिटी, लुक, कुछ भी नहीं सुधरता। कापड़ा जी, आखिरी बात आपसे, हिंदुस्तान का हर यूथ, जो भी यूथ है, वो सबको बॉडी बनाना है, अच्छी हेल्थ रखना है और बहुत अच्छा है, इससे उनको आगे अपना एक लंबा जीवन जीना है। राइट। अभी वो यूथ क्या सोचता है कि मेरी उम्र जो जिस तरह का खाना पीना हो गया है, जिस तरह की लाइफ हो गई, तो 50 से ज़्यादा जी नहीं पाएंगे। जो हमारे पूर्वज थे वो 80-90 साल, 100 साल तक जीते हैं। आने वाला समय जिस तरह का हो रहा है तो हमारी लाइफ घटती जाएगी, इसीलिए वो एक्सरसाइज और वो चीज़ें कर रहे हैं जिससे उनकी लाइफ बढ़े। आपका उस यूथ
उसको मैसेज क्या होगा, उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? एक्सरसाइज एक स्टिमुलस है, वो बॉडी को एक कारण देता है सुधारने का। एक्चुअल सुधार होता है न्यूट्रिशन से। स्टिमुलस की भी बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन करेक्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स की भी ज़रूरत है। दोनों अहम हैं। एक्सरसाइज के ऊपर तो लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पे गलत जा रहे हैं। न्यूट्रिशन के बारे में जितना सीख पाओ सीखो, वो साइंस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो मेहनत आप जिम में करते हो उसके ऊपर पानी नहीं तो एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन टोटल कॉम्बिनेशन है। और हमको थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे मेहनत के लिए। अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं जिम में, तो हमको भाई रिजल्ट्स तो आने चाहिए, और वो रिजल्ट्स विदाउट न्यूट्रिशन नहीं आएंगे। तो न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, साइंस को सीखो, खुद एडुकेट हो जाओ, लोगों के कहने पे मत जाओ। क्योंकि लोग, जैसे आपने मेरे को, हम जब डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम के पहले, तो आपने कहा कि भाई आप 10 जन के पास जाओ, 10 जन अलग अलग चीज़ें आपको बताते हैं। कि उसका कापड़े जी सबसे बेसिक फार्मूला क्या है कि बहुत मैं स्पष्ट शब्दों में आपको कहता हूँ, शायद आपको कड़वा भी लगे हो, हर जिम वाले को धंधा करना है, उसे पैसा कमाना है। उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो सामने वाला पैसा दे रहा है उसको उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम दो चीज़ कंफ्यूज कर रहे हैं, ओके। और ये चीज़ मेरे को कड़वी नहीं लगी। इनफैक्ट बहुत सारी कड़वाहट है इंडस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ें गलत जाती है इंडस्ट्री में। मेरे प्रोफेशन से मुझे बहुत लगाव है, मगर इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें। पर कापड़ा जी, हर व्यक्ति कापड़िया जी नहीं हो सकता। नहीं, तो मैं अभी मैं मेरी बात करूं तो मैं इस लाइन में क्यों हूँ? पैसा कमाना है। मैं इस लाइन में कोई सोशल सर्विस करने तो नहीं आया हूँ। पैसा लेने के पैसा कमाने का आपकी ऐसी स्थिति रहती है कि पैसा भी कमाना, रिजल्ट भी नहीं देना है। तो वही तो प्रॉब्लम है कि अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तो करेक्ट प्रोडक्ट क्यों नहीं दे रहा हूँ? पैसे कमाना। सहमत है कि नहीं कि लोग पैसा ले रहे हैं पर प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं? पर यही तो प्रॉब्लम है। मेरा कहना ये है कि हमेशा जो भी करो पैसे कमाने के लिए करो, मगर एक चीज़ करो बस, पैसे के रिटर्न में ऑनेस्ट प्रोडक्ट दो, जेन्युइन प्रोडक्ट दो। और मेरा ये मानना है कि और पैसे कमाओगे फिर, बिकॉज जेन्युइन प्रोडक्ट के लिए बहुत डिमांड है। लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं विद फ्रॉड्स, फेक्स, स्कैम्स। जेन्युइन चीज़ें उठ के आती हैं। अगर आपका ये मानना है कि मेरे आपके प्रोग्राम पे मैं आऊँ और अगर आप मुझे ये रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो मैंने तो जेन्युइन काम किया है। और मैंने वो जेन्युइन काम पैसे कमाने के लिए किया है। पैसा कमाना और जेन्युइन काम, ये क्यों टूटे हुए हैं? और अगर सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो आप, तो याद रखो कि अगर जेन्युइन प्रोडक्ट दोगे तो और पैसे कमाओगे आप। चलिए, और सक्सेसफुल हो जाओगे। कापड़े जी, ठीक है, आपका प्रोफेशन है। किसी उस व्यक्ति को जिसमें बहुत जुनून है, उसे अपनी बॉडी बनाना है, उसे मिस्टर कापड़िया से कंसर्न करना है। ये टीवी पे लोग देखेंगे, चैनल पे, मध्य प्रदेश में कई जगह ये चैनल चलता है, देखेंगे। जब उन्हें बताएंगे कि कौन है कापड़िया, जब वो सर्च करेंगे, जब वो आपका पूरा प्रोफाइल चेक करेंगे, तो ज़रूर उनके भी एक दिल में एक होगा कि हमें मिस्टर कापड़िया से मिलना चाहिए। और वो बैकफुट पे कहाँ आएंगे कि इतने फीस, इतने पैसे, कापड़िया जैसे इतने बड़े आदमी से हमें मिलना, उसे पैसे देना हमारे लिए संभव नहीं है। तो ऐसा कोई आम आदमी मिस्टर कापड़िया से मिलना चाहे, फीस देने में सक्षम नहीं हो, तो क्या ऐसे कोई गरीब से, ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों से जो फैन हो मिस्टर कापड़िया का, तो क्या कापड़िया मिलेंगे उससे? क्यों नहीं मिलेंगे? आप उसे सेशन देंगे? हफ्ते में 3-4 बार तो ऐसे लोगों से मिलता ही हूँ। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मेरी फ़ीस हाई मानते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप मेरे कंसल्टेंसी क्यों लेना चाहते हो? वो एक कंसल्टेंसी के लिए जितना पैसा मैं लूँगा, उतने में आप पूरा कोर्स कर सकते हो। और जब भी आप कोर्स करोगे, तब आप खुद का डाइट बनाओगे, आप दूसरों का भी डाइट बनाओगे। कापड़िया जी, एक गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक अमीर का बेटा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है। हाँ। वही स्थिति आपके साथ है कि अगर मैं पैसे वाला हूँ तो मुझे कापड़िया पसंद है, और अगर मैं गरीब हूँ तो मुझे सरकारी जिम पसंद है। सरकारी जिम में शायद करे, वो एक्चुअली फैसिलिटी जो है वो कितनी भी गरीब क्यों ना हो, हमको एक बारबेल और डंबल्स चाहिए और एक बेंच चाहिए बस। मगर जो साइंस सीखना है उसके ऊपर थोड़ा। गरीब के लिए कापड़िया है कि नहीं? बट सब लोग के लिए हूँ मैं, गरीब के लिए क्यों नहीं हूँ? ऐसे तो देखो, चैरिटी के बारे में मैं नहीं बात करता, और चैरिटी ऐसे हो जाती है। हमारे कोर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं,
ऑफ कोर्स, बट मैं यही बोल रहा हूँ कि जो कोर्स करते हैं लोग, 95% मेरे सारा स्टूडेंट बेस जो है वो लोअर इनकम ग्रुप का है। नॉलेज में इन्वेस्ट करें, और जब इन्वेस्ट करता है कोई आदमी तो डेफिनेटली रिटर्न्स उसको मिलते हैं, उसकी लाइफ सेट हो जाती है। करियर बनाने के लिए आपको थोड़ा खर्चा करना ही चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास फाइनेंसेस नहीं है, जिनको मैंने कहा है कि भाई अगर आप महीने के 1000 रुपये देना चाहते हो तो 1000 रुपये दो, मगर दे के करो। अगर मेरी कोर्स की फीस 40,000 है तो 40 महीने में देते हैं लोग कभी कभी, मगर एक नॉलेज के लिए ये। और अभी मेरा एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, तो प्रधानमंत्री विकास योजना जो है उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया है कि भाई आप डिज़र्विंग लोगों को देखो जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं, नॉमिनेट करो, देखो उनका क्या लीनिंग है, क्या इंक्लिनेशन है, और उनको आप चांस दो। तो अभी एक डीसीपी अनीता रॉय जो दिल्ली की है, उन्होंने 5 गर्ल्स को सिलेक्ट किया और वो 5 गर्ल्स को K11 में स्कॉलरशिप मिली है। अब ये स्कॉलरशिप के बाद भी ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने फ्री दिया है। मैं अभी भी रुका हुआ हूँ कि फ्री देने के बाद जब उन लोग सेट हो जाते हैं लाइफ में, तो एक एनवेलप लेके आए कि कैसा सर अभी ये फ़ीस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी यूथ, खुदगर्जी देख रहा हूँ मैं, प्राइड देख रहा हूँ। तभी पैसे नहीं थे, तब अपॉर्चुनिटी मिली, तब एजुकेशन मिली, अब मैं कमा रहा हूँ, अब मैं वो स्कूल को वापस फ़ीस दूंगा। वो फ़ीस से मेरे स्कूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक फ़ीस से, मगर वो आदमी को बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमारे इंडियन लेबर फोर्स, हमारी जो इंडियन स्किल्ड लोग हैं, वो कितने प्राउड है और खुद ने खुद के बल पे एडुकेट किया है, उससे उसका फ्यूचर बहुत बनेगा। कापड़िया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात भी की और सारे सवालों का जवाब दिया। पर हाँ, मुझे कापड़िया जी की ज़रूरत लगेगी, पर मैं फ़ीस कापड़िया जी को नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं एक ईमानदार और एक बहुत मध्यम वर्गीय जर्नलिस्ट हूँ। बहुत अच्छा लगा, कई भ्रांतियाँ हैं आज, सब कुछ एक चीज़ बोलना चाहूँगा। तो बिजनेस प्रमोशन के लिए जो भी है, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। प्लेटफॉर्म है builtbykaizad.com करके एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। वो सब्सक्रिप्शन सर्विस $10, तो $10 कितने हुए हैं? 600 रुपीज़। महीने के 600 रुपीज़ में वो एक्सेस मिलती है बिल्ट बाय कैज़ाद को, और उस पर करीबन 2000 के ऊपर इंस्ट्रक्शनल वीडियोस हैं, जो वीडियोस देख के आदमी खुद को कोच कर सकता है। क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो लोगों ने क्वेश्चंस दिए उसके आंसर्स डिटेल में मैंने दिए हैं। अब एक बिल्ट बाय कैज़ाद का रोड शो करेंगे। रोड शो पे भी अगर मैं प्रमोशन के लिए भी कर रहा हूँ, लोग थक जाते हैं बैठे बैठे, मैं बात करते करते थकता नहीं हूँ। मेरे सेमिनार्स आप देखिए 6 घंटे 7 घंटे 9 घंटे तक गए हैं सेमिनार्स। सिर्फ प्रमोशन नहीं, अगर देना है नॉलेज तो पूरा का पूरा दो, अगर लोगों को बुलाया है तो पूरा का पूरा एडुकेट करो। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मेरे को ये है कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन जो है वो फिटनेस को ज़रा अहमियत दे, करेक्ट गाइडेंस को अहमियत दे। अगर गलत गाइडेंस पे उन लोग ने खर्चा किया है तो सही गाइडेंस पे क्यों नहीं? सही बात। ये थे कापड़िया जी, जो कि वाकई में इस देश में सबसे अच्छे ट्रेनर हैं, साइंटिफिक ट्रेनर हैं। इसीलिए जो उन्होंने कहा, सबसे मुद्दे की बात उन्होंने कही आम जन के लिए कि वाकई में जो वीट खाते हैं, वीट शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। जिसे जो भी खाना है वो प्रॉपर खाना खाए, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू खाना खाए। दूसरा, मिस्टर कापड़िया ने ये भी बता दिया कि जो उन्हें फीस नहीं दे सकते हैं तो उनके वीडियोस, जो उन्होंने साइट बोली है, उसमें मात्र $10 दे करके वो साइट पे उनके वीडियोस देख सकते हैं और अपना पूरा जो उनका वॉकेब है वो क्लियर कर सकते हैं। builtbykaizad.com builtbykaizad.com। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लगातार हैथवे BTV न्यूज़।